हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लिंगजन। आज को जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन। इस टॉपिक से पहले हमने जो टॉपिक किया है उसका नाम था गुरु बीजाणु जनन। उसके अंतर्गत हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मैं एक छोटा सा ड्रॉ बना दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो कि जैसे कि आप ये अंडक वाला डायग्राम बनाते हैं। अंडक वाले डायग्राम अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, और बीजांड के अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे कहते हैं बीजांड काय, और इसी बीजांड काय के अंदर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जिसे कहा जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका का निर्माण कैसे हुआ ये आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए जरा कि जो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वही अर्धसूत्री विभाजन से, तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो बना हुआ है वो है बीजांड का, ये बीजांड का है, और अंदर जो बनी है वो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि बाकी की बीजांड काय की कोशिकाओं से आकृति में बड़ी होती है। तो यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है तो इससे दो गुरु बीजाणु बन जाते हैं, फिर उसके बाद यही दोनों गुरु बीजाणु जो होते हैं वो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं। और ये चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं वो एक रेखिक क्रम में रेखिक चतुष्क के रूप में स्थित होते हैं। तो यहां तक की जो प्रक्रिया थी वो मैं आपको इससे पहले की वीडियो में समझा चुका हूं कि गुरु बीजाणु जनन के दौरान एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो कि एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहां से अब आपका टॉपिक शुरू होता है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन। तो देखिए बेटा, ये बनने वाले जो चारों गुरु बीजाणु हैं जो कि एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित हैं, इन चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल ये नीचे वाला जो सिरा है उस सिरे का नाम है निभाग, और ऊपर की जो तरफ जो सिरा है उसका नाम है बीजांड द्वार। तो इन चारों गुरु बीजाणुओं में से जो निभाग की तरफ गुरु बीजाणु होता है केवल यही गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। बाकी के जो तीन गुरु बीजाणु हैं जो बीजांड द्वार की तरफ है वो निष्क्रिय या अपहासित हो जाते हैं और इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा पोषण के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं। और अब आगे चल के यही एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। तो देखना बेटा, एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाता है। ये बार बार शब्द आता है, युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, ये नर में भी आया था। तो ध्यान सुन लीजिए, युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो होती है बीजाणु। अगर बात चल रही है नर युग्मकोद्भिद की तो होता है लघु बीजाणु, और अगर बात चल रही है मादा की तो मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो यही एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। अब चूंकि इसी सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसलिए इसी सक्रिय गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश मात्र कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। भ्रूण कोश मात्र कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और अब यही, चाहे तुम सक्रिय गुरु बीजाणु बोल लो चाहे भ्रूण कोश मात्र कोशिका बोल लो, इसी के द्वारा एक भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं ये ऊपर के जो तीन ड्रॉ बने हुए हैं इनको मिटा रहा हूं, देखिए जरा। यहां से दिख रहा बेटा, अब क्या होगा कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है या जिसको हम भ्रूण कोश मात्र कोश का बोल रहे हैं वो भ्रूण कोश का जो होगी वो आसपास स्थित जितना आपको बीजांड काय दिख रहा है इस बीजांड काय से थोड़ा बहुत ये पोषण ग्रहण करेगी और अपनी साइज को बढ़ा लेगी। जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगी
तो प्रारंभ में तो इसके अंदर कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती, पर धीरे धीरे करके इस सक्रिय गुरु बीजाणु में रिक्तिकाओं का निर्माण होने लगता है, जो साइज में होती है छोटी, फिर वो धीरे धीरे करके सभी रिक्तिकाएं एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यही एक सक्रिय गुरु बीजाणु कोश का या भ्रूण कोश मात्र कोश का जो है वो तीन बार लगातार मुक्त केंद्र की है समसूत्री विभाजन कर लेती है। यही भ्रूण कोश मात्र कोश का जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु बोल रहे हैं वो 3 बार लगातार मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन कर लेती है। देखो जरा, पहली बार किया तो बने 2, नेक्स्ट दूसरी बार किया तो बने 4 और नेक्स्ट तीसरी बार किया तो बने 8। जैसे कि ये रहा एक सक्रिय गुरु बीजाणु, इसने पहली बार किया तो केंद्रक बने 2, नेक्स्ट दूसरी बार किया तो केंद्रक हो गए 4, 2 से 4 और नेक्स्ट तीसरी बार किया तो केंद्रक 4 से कितने हो गए 8, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। तो जब प्रथम बार पहली बार फर्स्ट बार जब 2 केंद्रक बनते हैं तो दोनों केंद्रक जो हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, यानी एक चला जाता है बीजांड द्वार की तरफ और दूसरा चला जाता है निवाहक की तरफ। उसके बाद 2 और समसूत्री विभाजन हो जाते हैं और इस तरीके से हर एक सिरे पर बीजांड द्वार की तरफ 4 और निवाहक की तरफ भी 4-4 कोशिकाएं, आपकी 4-4 कोशिकाएं नहीं 4-4 केंद्रक स्थित हो जाते हैं। फिर आगे चल के इन्हीं 4-4 केंद्रकों में से, ध्यान सुनना, इन्हीं 4-4 केंद्रकों में से 2-2 केंद्रक, जैसे कि एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है, जिन दोनों केंद्रकों को बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। बाकी के 3-3 केंद्रक जो हैं, 3 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ और 3 केंद्रक जो है वो निवाहक की तरफ स्थित हो जाते हैं। अब आपको यहां यह जानना जरूरी है कि ये जो समसूत्री विभाजन हो रहा है वो केवल मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन है, यानी कि इसमें केंद्रक का विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, जिसके कारण कोशिकाओं के ऊपर कोई कोशिका वृत्ति नहीं होती। पर जैसे ही वो 8 केंद्रक बन जाते हैं तो उसके बाद कोशिका वृत्ति का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। देख बेटा, ये जितने भी मैंने डायग्राम बनाए वो सारे के सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी के ही हैं, तो इसलिए कहीं कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको इनको और तरीके से समझाऊंगा। देखना बेटा, आप देख सकते हो कि 2 केंद्रक तो जो हैं वो बीच में आ चुके हैं, जिन दोनों केंद्रकों को बोला गया ध्रुवीय केंद्रक। बाकी के 3-3 केंद्रक, 3 केंद्रक बीजांड द्वार, 3 केंद्रक निवाहक की तरफ स्थित होते हैं। जो 3 केंद्रक ऊपर वाले होते हैं वो अपने चारों तरफ भित्ति बना लेते हैं, जिससे एक 3 कोशिकाओं का समूह बनता है। 3 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे कहा जाता है अंड समुच्च। 3 कोशिकाओं के समूह जिसे कहा जाएगा अंड समुच्च। अंड समुच्च की एक बीच वाली जो कोशिका होती है वो तो कहलाती है अंड कोशिका और यही होता है मादा युग्मक। और बाकी 2 बगल में पार्श्व में जो स्थित कोशिकाएं वो 2 कोशिकाएं होती हैं सहायक कोशिकाएं। क्लियर? बाकी के निवाहक की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं वो भी अपने चारों तरफ भित्ति बना लेते हैं और ये 3 जो कोशिकाएं बनती हैं इन तीनों कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो कहने का मीनिंग, बीजांड द्वार की तरफ होता है अंड समुच्च और निवाहक की तरफ होता है 3 कोशिकाओं का समूह जिसे कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, ये सारे के सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में बने हुए हैं। तो ये जो डायग्राम यहां तक बना हुआ है उसमें ऊपर का सिरा तो बीजांड द्वार है और नीचे का जो सिरा है वो निवाहक है। एक चीज और जान लीजिए, बीजांड द्वार हमेशा शीर्षस्थ सिरा होता है और निवाहक जो होता है वो आधारीय सिरा होता है। अब आपकी बुक में जैसे ही अगला ये ड्रॉ बना रखा है तो इस ड्रॉ को उल्टा कर रखा है, यानी ऊपर की तरफ जो है वो सिरा है निवाहक और नीचे की तरफ जो सिरा है वो है बीजांड द्वार। तो आप ये याद कर लेना, बीजांड द्वार की तरफ हमेशा अंड समुच्च मिलेगा और निवाहक की तरफ जो आपका मिलेगा वो मिलेगा प्रतिमुखी कोशिका। जैसे कि आप देख सकते हैं
निवाहक की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह जिसे बोला गया है प्रतिमुखी कोशिका, और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, 1 2 और 1 3, ये 3 कोशिका का समूह जिसे बोला जाता है अंड समुच्चय, जिसमें बीच वाली कोशिका आप देख सकते हैं अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, और बगल में 2 कोशिकाएं जो हैं वो हैं आपकी दोनों कोशिका जिनका नाम है सहायक कोशिका। क्लियर बेटा? अब छोटी छोटी चीजें और सीख लीजिए इसमें, वो क्या है कि ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के स्थूलन से एक संरचना बनती है जिसका नाम है तंतु रूपी समुच्चय। अब ये संरचनाएं क्या होती हैं, इसको एक छोटे से ड्रॉ से समझ लीजिए आप। इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक अंडाशय, अंडाशय के अंदर मैं आपको एक ऋजु बीजांड बना के दिखा रहा हूं, जिसके अंदर थोड़ा सा बना हुआ ये बीजांड का है, बाकी की मैं ये बड़ी कोशिका बना रहा हूं। ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ जो सिरा होता है जिसको आप जानते ही हो, जिसको कहा जाता है बीजांड द्वारी सिरा, और नीचे वाला जो सिरा होता है आधारी सिरा निवाहक कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है, उन 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहा जाता है। पर चूंकि आपकी किताब में ऋजु बीजांड के बारे में नहीं, किस बीजांड के बारे में है, प्रतीप बीजांड, और प्रतीप बीजांड में जो होता है वो ये वाला होता है, यानी उसमें नीचे की तरफ आपको बीजांड द्वार दिखाई देगा और ऊपर की तरफ निवाहक। पर फिर भी आपको याद रखना है बीजांड द्वार हमेशा कौन सा सिरा होता है, शीर्षस्थ, और निवाहक कौन सा होता है, आधारीय सिरा। तो जरा देखिए कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये है बीच वाला अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, और बगल की जो दोनों कोशिकाएं इन्हें बोला जाता है सहायक कोशिकाएं, और इन्हीं सहायक कोशिकाओं के स्थूलन से एक संरचना, जैसे मैंने आपको बोला, तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण होता है। तो जब परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया होने पर जब निषेचन के दौरान पराग नलिका का निर्माण होता है, तो इस पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने का जो कार्य होता है वो इन्हीं तंतु रूपी समुच्चय का होता है। तो आपको ये चीज यहां याद रखनी है, क्योंकि जैसे ही हम आगे निषेचन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो निषेचन वाले टॉपिक में भी हम आपको ये बताएंगे कि इस पराग नलिका को जो दिशा निर्देशित कर रहा है तो वो कौन कर रहे हैं, सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय। क्लियर बेटा? नेक्स्ट कुछ चीजें और सीखिए। देखिए बेटा, अभी कुछ देर मैंने आपको बोला ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के उल्टे हैं, पर आपको जो सीखना है तो किधर से भी सीख लो, बस आपको सिरे सीखने हैं। जैसे कि ये मैंने ऊपर की तरफ 3 जो कोशिकाएं बनाई हैं, इन 3 कोशिकाओं के समूह को मैंने बोला है अंड समुच्चय। तो अगर मैंने अंड समुच्चय ऊपर लिखा है तो आप समझ जाइए ऊपर की तरफ सिरा कौन सा है, बीजांड द्वार। तो नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का जो समूह होगा उसको बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिका, और जो सिरा होगा उस सिरे का नाम होगा निवाहक। और बाकी के 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों केंद्रक जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं वो अब एक बड़ी कोशिका में स्थित हो चुके हैं, और इस बड़ी कोशिका को बोला जाता है केंद्रीय कोशिका। और यही ध्रुवीय केंद्र जब हम आगे चल के आपको निषेचन वाला टॉपिक करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यही दोनों ध्रुवीय केंद्र निषेचन से जस्ट पहले आपस में जुड़कर ये बना लेते हैं द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। क्लियर बेटा? फिर से सीख लीजिए, दोनों ध्रुवीय केंद्रक एक बड़ी कोशिका में स्थित है जिसका नाम है केंद्रीय कोशिका, और यही दोनों ध्रुवीय केंद्र आगे चल के दोनों जुड़कर बना लेंगे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। क्लियर? अब इस पे वापस आइए आप, तो यहां जरा देखिए कि ये ऊपर की तरफ जो आपको 3 कोशिका दिखाई दे रही हैं, जिसमें बीच वाली जो कोशिका है जिसे बोला गया है अंड कोशिका। समझना बेटा इस चीज को, ये आपकी जो चीज मैं बता रहा हूं ये आरबीएससी में है, एनसीईआरटी में नहीं है। और नेक्स्ट ये बगल में जो दोनों कोशिकाएं वो दोनों कोशिकाएं आपकी सहायक कोशिका। देखो बेटा, अंड कोशिका में ऊपर की तरफ होता है रिक्तिका और नीचे की तरफ होता है इसका केंद्रक। ये तो है अंड कोशिका में, जबकि सहायक कोशिका में इसका उलट होता है, यानी कि इनमें केंद्रक तो होता है ऊपर और रिक्तिका जो होती हैं वो सहायक कोशिका में होती हैं नीचे। तो इस तरह का मुझे एक बात बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। वैसे तो ये चीज जो है वो आरबीएससी की किताब में तो है, एनसीईआरटी में नहीं। नेक्स्ट और चीजें सीखिए। अब देखिए
पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एक सक्रिय गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश मात्र कोशिका से आप लास्ट में देख चुके हो तो टोटल 8 केंद्रक बनते थे, जिनमें से 3 केंद्रक ऊपर जो 3 कोशिका बना चुके हैं, 3 केंद्रक नीचे जो 3 कोशिका बना चुके हैं, बाकी 2 केंद्रक मिड में आ चुके हैं। तो जरा आप गिनिए कि इसमें टोटल कितने केंद्रक हैं और कितनी कोशिका। आप देख सकते हो केंद्रक तो पता ही है 8 केंद्रक हैं, लेकिन कोशिका देखो 1 2 3 4 5 और 6 और बीच में एक बड़ी कोशिका, तो टोटल इसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक है। और इस प्रकार बनी हुई संरचना को ही हम भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश कितनी कोशिकीय और कितनी केंद्रकीय संरचना होती है, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। एक चीज और सीखिए, अगर आपसे ये पूछा गया इन 7 कोशिकाओं में से कितनी कोशिकाएं अगुणित हैं और कितनी कोशिकाएं द्विगुणित हैं, तो जरा देखिए ऊपर की 3 कोशिकाएं अगुणित, नीचे की 3 कोशिकाएं अगुणित, लेकिन बीच की जो बड़ी कोशिका है उसमें 2 केंद्रक हैं, यानी वो कोशिका कैसी है, द्विगुणित। तो एक कोशिका इसमें द्विगुणित होती है, बाकी 6 जो कोशिकाएं होती हैं इसमें अगुणित होती हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि द्विगुणित जो कोशिका होती है वो कोशिका आपकी केंद्रीय कोशिका जिसके अंतर्गत 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट और आगे सीखिए। अब आपको पता है ये पूरा 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय जो संरचना का निर्माण हुआ है वो अकेली एक सिंगल गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश मात्र कोशिका से हुआ है। तो ऐसा जो विकास होता है जो कि एक गुरु बीजाणु से 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना बनी हो, इस प्रकार को बोलते हैं एकल बीजाणुज विकास, या इस प्रकार के आप भ्रूणकोश को बोल सकते हो एकल बीजाणुज भ्रूण कोश, या बीजाणुक भी बोल सकते हो, बीजाणुक भ्रूण कोश। साथ ही साथ एक चीज और सीख लीजिए, इस प्रकार के भ्रूण कोश का अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर, उन्होंने एक प्लांट में किया था जिसका नाम था पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम। ये इस प्लांट में इन्होंने स्ट्रासबर्गर ने इस भ्रूण को सबसे पहले देखा था, तो इसीलिए इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। और इसी प्रकार का भ्रूण कोश आवृतबीजी के तकरीबन 70 से 80% पौधों में पाया जाता है। और इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त हुआ, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्तन। एक बार जल्दी जल्दी इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या बताया कि गुरु बीजाणु जनन के दौरान जब 4 गुरु बीजाणु रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसमें से एक गुरु बीजाणु जो निवाहक की तरफ होता है वो सक्रिय होता है, बाकी के तीनों गुरु बीजाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनका उपयोग यही गुरु बीजाणु कर लेता है। चूंकि ये गुरु बीजाणु सिंगल एक कोश का है जिसको हमने क्या बोला है, भ्रूण कोश मात्र कोश का, जिसे मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोश का कहा जाता है, जो कि 3 बार मुक्त केंद्र के समसूत्र विभाजन से टोटल 8 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिनमें से एक एक केंद्रक मिड में आ जाते हैं जो कि कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्र। बाकी के ऊपर और नीचे के 3-3 केंद्रक अपने चारों तरफ भित्ति बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ऊपर की तरफ अभी आपको इस सिरे याद रखने, बीजाणु द्वार निवाहक, जिधर बीजाणु द्वार है उधर आएगा 3 कोशिका का समूह जिसे बोला जाता है अंड समुच्च, और जिधर निवाहक है उधर 3 कोशिका का समूह आएगा जिसे बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका। अंड समुच्च की तरफ एक होता है अंड कोशिका या मादा युग्मक, बाकी 2 होती हैं सहायक कोशिकाएं, और सहायक कोशिकाओं के स्थूलन से एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है तंतु रूपी समुच्च, जो कि पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। बीच में होती है एक बड़ी कोशिका जैसे केंद्रीय कोशिका, जिसके अंतर्गत 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि आगे चलकर मिलकर आपस में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार बनी हुई जो संरचना जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होती है उसे ही कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश, जिसमें तकरीबन 6 कोशिका अगुणित और 1 कोशिका आपकी होती है द्विगुणित।
और इस प्रकार का भ्रूण कोश जो बना है वो सिंगल एक गुरु बीजाणु से बना है, इसलिए इसे एकल बीजाणु विकास या एकल बीजाणु भ्रूण कोश भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसकी खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने, या इसका अध्ययन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया था, एक प्लांट जिसका नाम था पॉलीगोनम डाइवेरिगेटम। इसी कारण इस प्रकार का जो भ्रूण कोश है उसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहा जाता है। और इस प्रकार का भ्रूण कोश आवृतबीजी के तकरीबन 70 से 80% आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक और क्लियर हुआ जिसका नाम है मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश का परिवर्धन। थैंक यू।